नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट एडिशन जो कि 2024 एडिशन कहा जा सकता है फॉलो कर रहे हैं। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चन मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें, अपने दोस्तों वगैरह से ले लें। इसके अलावा हम जो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको हम पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डालते जा रहे हैं और वो टेलीग्राम चैनल हमने हमारे यूट्यूब चैनल से भी लिंक किया हुआ है। तो आप यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज से भी इस कंटेंट को पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कॉमन एरर से रिलेटेड मतलब इस एडिशन की कॉमन एरर से रिलेटेड ये चौथी वीडियो है जिसमें हम 28 से 31 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उनके नीचे उस एग्जाम का नाम उसकी डेट के साथ भी डाल देते हैं ताकि आप अपनी वाली एडिशन में आप अपनी वाली किताब में इन क्वेश्चंस को सेंटेंसेस को ढूंढ सकें। जैसे कि ये क्वेश्चन जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 17 फरवरी 2018 को 2018 वाले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने 28वां क्वेश्चन। देर किए बिना ही हम शुरू कर लेते हैं। हमें यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करना है और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब होता है कि हमें यहाँ पर सेंटेंस की स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है ही, जो कि एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में आते हैं। अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं लगी। कॉम्प्लीमेंट भी इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि लिंकिंग वर्ब इससे पहले कोई नहीं है। इस प्रकार से ये जो है सब्जेक्ट ही होगा। इसके बाद लिखी हुई आपकी मेन वर्ब जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस की वर्ब को ले जाया गया है। अब ये जो वर्ब है बुल्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव एक्शन है और ट्रांजिटिव एक्शन होने की वजह से इसने अपने बाद लिया इसका ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट सेंस को, कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करने के लिए अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ही बुल्ट द थिएटर, किसी स्पेसिफिक थिएटर की बात की जा रही थी तो हमने द आर्टिकल लगा दिया। थिएटर यहाँ पर नाउन है और इससे पहले लगा है आर्टिकल। आर्टिकल सारे के सारे डिटर्मिनरी होते हैं। इस प्रकार से ये जो नाउन फ्रेज आपके सामने लिखी हुई है ये नाउन फ्रेज बनी इस बुल्ट ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। उसके बाद लगाया गया है एज को यहाँ पर एक प्रीपोजिशन की तरह लगाया गया है और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है एक ऑब्जेक्ट। ये जो एज है इसके फंक्शन पर अभी हम आगे की इसी वीडियो में आगे हम और ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि एज को यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह लगाया गया है और ये बता रहा है रोल या फंक्शन। देखिए किसी रोल या फंक्शन, किसी के रोल या फंक्शन को बताने के लिए हम एज को प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे थिएटर का रोल क्या है, यहाँ पर एक ट्राइब्यूट का रोल है। ट्राइब्यूट का मतलब होता है समथिंग दैट यू से और डू टू शो रेस्पेक्ट और एडमायरेशन टू समवन और समथिंग। किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग को, किसी इवेंट को रेस्पेक्ट या एडमायरेशन दिखाने के लिए आप जो कहते हैं, आप जो करते हैं वही होता है ट्राइब्यूट। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। देखिए साथ ही मैं किसी भी चीज को स्किप नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपके दिमाग में उस ग्रे एरिया को खत्म करना चाहता हूँ। मेरा प्रयास यही है कि जब आप एग्जाम में जाएं, आप एग्जाम की तैयारी करें तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर, आपके दिमाग में कोई ग्रे एरिया न रह जाए, कोई ऐसी चीज न रह जाए जो आपको बाद में परेशान करे क्योंकि एक भी नंबर इधर उधर हुआ और आप कंपटीशन से बाहर हुए। ट्राइब्यूट का मतलब होता है, ट्राइब्यूट यहाँ पर एक नाउन है और ट्राइब्यूट का मतलब होता है समथिंग दैट यू से और डू टू शो रेस्पेक्ट और एडमायरेशन टू समवन और समथिंग। आप इसी तरह से इंग्लिश में ही इनके मीनिंग जानने की कोशिश करा करो कि कोई भी वर्ड है, चाहे वो किसी भी फंक्शन में हो, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का हो, उसका जो मीनिंग है, उसका जो फंक्शन है, आप इंग्लिश में ही उसको जानने की कोशिश किया करो। इससे आपकी और भी हेल्प मिलती है। आपको पता चलता है कि किस तरह के डोमेन में वो यूज होता है, किस तरह के वर्ड, कोपुलेटिव वर्ड क्या है, किस तरह के वर्ड जो है उसके साथ आते हैं, किस तरह की प्रीपोजिशन उस वर्ड के साथ इस्तेमाल की जा सकती है।
ठीक है, वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पर। ही बुल्ट द थिएटर एज ए ट्राइब्यूट, तो थिएटर का रोल या फंक्शन बताने के लिए हमने एज प्रीपोजिशन को लिखा, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया अ ट्राइब्यूट। ट्राइब्यूट नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन की तरह हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पर एक आर्टिकल हो गया इसके लिए। और उसके बाद लिखा है टू प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा है इसका ऑब्जेक्ट, ये बताने के लिए कि ये ट्राइब्यूट किसको था, इस ट्राइब्यूट का, इस रेस्पेक्ट का, इस एडमायरेशन का रिसिपिएंट कौन था, ये किसको जो है किसके लिए था। पर्पस तो नहीं कहूंगा मैं यहाँ पर इसका ट्राइब्यूट का, ये कहेंगे कि ट्राइब्यूट का रिसिपिएंट कौन था, ट्राइब्यूट किसके लिए किया गया था। तो यहाँ पर क्या है, हिज रूटिंग्स। देखिए इस रूटिंग्स पर ध्यान दीजिए, हिज रूटिंग्स जो है पूरी की पूरी एक नाउन फ्रेज है। ये रूटिंग्स लिखा हुआ है नाउन, और हिज लगा है उससे पहले डिटरमिनर। डिटरमिनर जो है नाउन से पहले लिखे जाते हैं, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए लिखे जाते हैं। और ये हिज रूटिंग्स और नाउन फ्रेज है, इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रही है। इतनी बात तो सही है, लेकिन इस रूटिंग से मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। वो इसलिए क्योंकि रूट अपने आप में खुद एक नाउन है। जब एक नाउन आपके पास मौजूद है तो आपने उसको वर्ब बनाकर उसमें आईएनजी लगाने की क्या करामात दिखाई। अरे एक बात सोचिए, पहली बात तो ये जो रूटिंग है, रूटिंग का पहले मैं रूट के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा वहीं से क्लियर हो जाएगा आपको रूट का मीनिंग क्या होता है। देखिए रूट का मतलब होता है हिंदी में द पार्ट ऑफ ए प्लांट, द पार्ट ऑफ अ प्लांट, जड़ कहते हैं इसको हिंदी में। और सिंपल शब्दों में द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज इनटू द अर्थ। अब देखो मैं इसका मीनिंग हिंदी में बता के निकल सकता था, लेकिन मैं इंग्लिश में आपको इसलिए बताता हूं कि आपको इस इंग्लिश के मीनिंग को, आप डिक्शनरी में गूगल पर जाएंगे या मेरी वीडियोस में आप इंग्लिश के मीनिंग देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ग्रोस के साथ इनटू भी आ सकता है, और जब इनटू प्रीपोजिशन आ सकता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा और किस तरह का कंटेक्स्ट और किस तरह का मीनिंग रहेगा, ये अंडरस्टैंडिंग भी आपकी क्लियर होती जाती है। तो एक तीर और बहुत सारे निशाने हो जाते हैं। द रूट का मतलब हो गया, रूट यहाँ पर नाउन है, और रूट का मतलब हो गया द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज इनटू द अर्थ और हेल्प्स द प्लांट टू यूज वाटर और अदर न्यूट्रिशंस। ठीक है, जो जड़ होती है पौधे की वो क्या करती है, वाटर लेती है जमीन से, अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस लेती है जितने भी उसको आवश्यकता होती है। अगर मैं आपको इमेज दिखाना चाहूँ रूट की, सभी जानते हैं रूट के बारे में, फिर भी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये क्या है, एक प्लांट की रूट है, इसको एक प्लांट की रूट कहा जा सकता है। एक और मैंने लगाया है, देखिए कितना बड़ा प्लांट होगा, कोई बड़ा सा वृक्ष है, कोई बड़ा सा पेड़ है ये, और इसकी कितनी फैली हुई रूट है। तो अलग अलग पेड़ों की अलग अलग तरह की रूट हो सकती है, इन्हें रूट कहा जाता है। आप सभी को पता है, सभी जो है हम एक एग्रीकल्चर कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारे आसपास पौधे हैं। तो अब इतनी बात समझिए कि रूट जो है, रूट जब नाउन है तो इसका मतलब एक तो ये हो गया। इसके अलावा नाउन के फंक्शन में ही इसका मतलब हो सकता है द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ड, द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड की बेस फॉर्म। जैसे कि टीचर, मैंने एग्जाम्पल लिखा टीचर, तो टीचर एक जो वर्ड है इसकी बेस फॉर्म क्या है, इसकी बेस फॉर्म है टीच। भाई टीच से ही तो बना है टीचर, लर्न से बना है लर्नर, तो लर्न एक बेस फॉर्म हुई। तो किसी वर्ड की जो बेस फॉर्म होती है उसी को उसका रूट वर्ड माना जा सकता है। तो यहां पर टीचर का रूट क्या हुआ, टीच हुआ। टीच बेस फॉर्म है और टीच में ER लगाकर बना टीचर। इस मीनिंग को करने के लिए, कन्वे करने के लिए भी हम रूट वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा द ओरिजिन और सोर्स ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के ओरिजिन को या किसी सोर्स को भी हम रूट कह सकते हैं कि ये चीज कहां से आई है। द ओरिजिन और सोर्स ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के ओरिजिन या सोर्स को हम रूट कह सकते हैं। ये हो गया रूट का मीनिंग। तो यहां पर जो है, अच्छा ये नाउन के फंक्शन में इसका मीनिंग हो गया। जब ये वर्ब होती है तो क्या मीनिंग हो सकता है, रूट वर्ब भी हो जाती है। तो रूट का पहला मीनिंग तो यही हो जाएगा, टू डेवलप रूट्स और बिगिन टू ग्रो। पहला मीनिंग तो यही हो जाएगा। ठीक है, ये पहले वाले मीनिंग से रिलेट कर रहा है इस वाले मीनिंग से। दूसरा मीनिंग हो जाएगा जब रूट वर्ब है, टू सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज को सर्च करना भी रूट करना हो सकता है, टू सर्च फॉर समथिंग।
अब देखो, रूट जो है आपके सेंटेंस पे अगर आप ध्यान दो, तो अगर आपके सेंटेंस में आप रूट वर्ड पे ध्यान दो, तो रूट वर्ड इस वर्ब वाले मीनिंग में तो यूज नहीं हुआ है। इन दो मीनिंग को कन्वे करने के लिए तो रूट वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया गया है आपके सेंटेंस में। आपके सेंटेंस में रूट वर्ड को इस्तेमाल किया गया है ये वाला मीनिंग करने के लिए, जो रूट का मैंने तीसरा मीनिंग बताया था, द ओरिजिन और सोर्स ऑफ समथिंग। ये जो ट्राइब्यूट के लिए उसने थिएटर लगाया था, वो थिएटर अपने ओरिजिन को ट्राइब्यूट करने के लिए लगाया था। ओरिजिन, जो भी उसका ओरिजिन था, जो भी जिस भी क्षेत्र से वो आता था या जिस भी फैमिली से वो बिलोंग करता था, उन सबको उसने ट्राइब्यूट देने के लिए थिएटर को बिल्ड किया था। तो यहाँ पर रूट को नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाना था, वर्ब की तरह नहीं। अगर हमने जीरेंड बना दिया, अगर हमने इसमें रूटिंग कर दिया, अगर हमने यहाँ पर रूटिंग कर दिया, तो इसका मतलब रूट को बेसिकली हम एक वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इस वर्ब को हमने जीरेंड बना दिया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना दी और जीरेंड बनाकर नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम रूटिंग का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम एक जीरेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि रूट के वर्ब वाले मीनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जीरेंड जो है बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब ही होती है, नाउन के फंक्शन में ये आ जाती है। तो ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरी बात ये, अगर किसी को इतनी बात भी समझ में ना आए, तो ये बात तो वो उसको ये बात तो समझ आनी ही चाहिए कि जो जीरेंड होते हैं वो भले ही नाउन के फंक्शन में आ जाते हैं, लेकिन वो होते नॉन फाइनाइट वर्ब है। इनमें एस या एस नहीं लगता भैया। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं उनको नॉन फाइनाइट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी फॉर्म को फाइनाइट नहीं किया जा सकता, लिमिटेड नहीं किया जा सकता। सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार मेन वर्ब को फाइनाइट किया जा सकता है, इसलिए मेन वर्ब को फाइनाइट कहा जाता है। आप ही के साथ इज लगा दोगे, आई के साथ एम लगा दोगे, यू के साथ आर लगा दोगे, जैसे ही आपने सब्जेक्ट चेंज किया आपकी जो है वर्ब चेंज हो गई। ये हुई फाइनाइट वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है लेकिन हुई फाइनाइट, मेन वर्ब है लेकिन हुई फाइनाइट, क्योंकि इनके स्कोप को फाइनाइट किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल यानी कि नंबर के हिसाब से और टेंस के हिसाब से। अगर आप टेंस यूज कर रहे हो तो बाज भर कर दोगे, लेकिन इनको नॉन फाइनाइट वर्ब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके दायरे को सीमित नहीं किया जा सकता टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल नंबर के हिसाब से। तो जीरेंड में कभी भी एस नहीं लगता है। अगर इतनी बात आपको पता थी तो आप वैसे भी यहाँ पर गलती निकाल देते। और दूसरी बात ये कि रूट को वर्ब के मीनिंग में इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। रूट को अगर आपने जीरेंड बनाकर लिख दिया तो बेसिकली आप रूट को वर्ब के मीनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मीनिंग यहाँ पर कन्वे करने की कोशिश नहीं कर रहा है राइटर। तो यहाँ पर रूटिंग्स नहीं, यहाँ पर हो जाना चाहिए था रूट्स। रूटिंग्स यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर हो जाना चाहिए था रूट्स। रूट्स का मतलब उन ओरिजिन्स की, उन सोर्सेस की बात कर रहा है वो, जिनको उसने ट्राइब्यूट देने की कोशिश की है। ही बुल्ड द थिएटर एज ए ट्राइब्यूट टू हिज रूट्स। उसके बाद एंड कंजंक्शन लग गया और एंड कंजंक्शन के बाद लिखा हुआ है दूसरा क्लोज। ये जो एंड है ये कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट नेचर के जो कंजंक्शन होते हैं वो वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, वो फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, वो क्लोजेस को भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन को लगाया गया है दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए। क्या है दूसरी वाली क्लोज में देख लेते हैं, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देख लेते हैं। गलती हमने यहाँ पर बता दी, लेकिन सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखना हमारा काम है। द थॉट, थॉट यहाँ पर नाउन हो गया और द लग गया आर्टिकल। ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज यहाँ पर सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर इसको कह नहीं पाओगे क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है जिसका ऑब्जेक्ट इसी ये बन सके। कॉम्प्लीमेंट भी इसको नहीं कह सकोगे क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लिखी। इसके बाद लगा है ऑफ, ऑफ लिखा है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो इट है एक प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन को प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। अब ये इट लगाया किसके लिए गया है? थिएटर के लिए, ट्राइब्यूट के लिए, रूट के लिए या ही के लिए। देखिए ही तो पर्सन है, प्रोनाउन के लिए प्रोनाउन लगाने का कोई तुक नहीं है, और पर्सन के लिए वैसे भी इट नहीं आएगा। थिएटर के लिए लगाया गया है, ठीक है, ना ट्राइब्यूट के लिए ना रूट्स के लिए, और थिएटर के लिए लगाया गया है। ये पता चलेगा हमें आगे की इंफॉर्मेशन से। क्या लिखा है इंफॉर्मेशन में? आगे की इंफॉर्मेशन अगर हम इंटरप्रेट करते हैं तो ये लिखा है आउट लास्टिंग। आउट लास्ट का मीनिंग होता है टू लिव और एग्जिस्ट लॉन्गर देन समवन और समथिंग। किसी दूसरे पर्सन से, किसी दूसरी थिंग से ज्यादा समय के लिए लिव या एग्जिस्ट कर जाना, उसको कहते हैं आउटलास्ट। आउटलास्ट कर गई वो चीज। मैं यहाँ पर मीनिंग लिखवा देता हूं, आपके काम आएगा। आउटलास्ट एक वर्ब है और इसका मतलब होगा टू लिव और
to exist or to be energetic and determined for longer than someone or something else. ये होता है आउटलास्ट का मतलब। तो कोई ये जो थिएटर है यही तो आउटलास्ट कर रहा है। उसने एक थिएटर बनाया, अब ये सोचकर कि ये थिएटर उससे भी ज्यादा आउटलास्ट करेगा। आउटलास्ट को यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म की तरह इस्तेमाल किया गया है। जीरेंड तो है नहीं जिसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मान लोगे भाई। जीरेंड अगर इसको कंसीडर वर्ब की आईएनजी फॉर्म या तो मेन वर्ब हो सकती है कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, या प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरेंड। मेन वर्ब यहाँ पर है नहीं, क्योंकि मेन वर्ब होती तो इज एम आर वाज वर यानी कि बी की किसी फॉर्म के साथ लगी होती। जीरेंड भी इसको नहीं कह सकोगे, क्योंकि इसको जीरेंड कहने के लिए इसको नाउन कंसीडर करोगे, और नाउन कंसीडर करने के लिए इसको जस्टिफाई करना होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह यहाँ पर आया ही नहीं है, ना सब्जेक्ट हो रहा है, ना ऑब्जेक्ट है, ना कॉम्प्लीमेंट है। ये आया है इस प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट बना था प्रीपोजिशन ऑफ का, इसके बारे में बताने के लिए, यानी कि इसको मॉडिफाई करने के लिए। अगर प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो निश्चित तौर पर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इस प्रेजेंट पार्टिसिपल चूंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, तो नॉन फाइनाइट वर्ब होने की वजह से इसने अपने वर्ब का एट्रीब्यूट दिखाया, और वर्ब थी ये ट्रांजिटिव नेचर की, तो इस ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट भी ले लिया हिम, और हिम किसके लिए यूज किया गया है? ही के लिए। इसका मतलब ये जो थिएटर है आउटलास्ट कर रहा है किसको? हिम को। तो इसी चीज की थॉट उसके दिमाग में है, द थॉट ऑफ इट आउटलास्टिंग हिम। देखिए, हमें सेंटेंस को सिंटैक्टिकली नहीं सिमेंटिकली भी इंटरप्रेट करना होता है, समझना होता है। किस चीज की थॉट है उसके दिमाग में कि ये जो थिएटर उसने बनाया है जिसके लिए वो इट यूज कर रहा है, ये उसको आउटलास्ट कर देगा। मतलब वो 30-40 साल और जिएगा, क्योंकि इंसान है, इंसान की उम्र सीमित है, लेकिन थिएटर हो सकता है 500 साल तक चल जाए, 400 साल तक चल जाए, 1000 साल तक चल जाए, अगर और अच्छा बन गया तो इस चीज की थॉट उसके दिमाग में है कि थिएटर उसको आउटलास्ट कर देगा, यानी कि लॉन्गर, जो भी उसकी एज है उससे ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो एग्जिस्ट करेगा। एंड द थॉट ऑफ इट आउटलास्टिंग हिम। तो ये जो थॉट थी, जो सब्जेक्ट थी, इसका प्रेडिकेट अब शुरू हो जाएगा। ये जो इंफॉर्मेशन लिखी थी ऑफ इट, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इस नाउन फ्रेज के लिए एडजेक्टिव हो गई, और ये जो प्रीपोजिशन लगी है, आउटलास्ट प्रीपोजिशन कह रहा हूं, एडजेक्टिव यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा है आउटलास्टिंग, ये इस इट के लिए लग गया, और ये जो हिम लगा है ये इस आउटलास्ट ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। वो सब्जेक्ट था हमारा थॉट, उसका प्रेडिकेट यहां से स्टार्ट हो गया। प्रेडिकेट मतलब वो इंफॉर्मेशन जो थॉट के बारे में दी गई है। ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब जो कि मोडाल है, और मोडाल के बाद लगा है एड वर्ब जो कि मेन वर्ब से पहले लगाया गया है। ये आ गई आपकी हैव गिवन हिम द ग्रेटेस्ट जॉय। ठीक है, ये जो है कंपाउंड वर्ब की तरह इस्तेमाल हो, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने देखिए वुड लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई मोडाल प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, और हैव गिवन, गिवन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हमने इसको हैव के साथ लिखा है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड और हैव यहाँ पर दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है। वुड ने हेल्प की है एक मूड को एक्सप्रेस करने में, एक प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने में, और हैव ने हेल्प की है कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने में। जहां पर भी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, हम क्या कहते हैं? कंप्लीशन का सेंस है, कंप्लीशन का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर एक ऐसी प्रोबेबिलिटी को बताया जा रहा है, एक ऐसे एक्शन की प्रोबेबिलिटी को बताया जा रहा है जो कि इमेजिनेशन में कंप्लीट हो गई होगी। किसी के कंप्लीशन को इमेजिन किया जा रहा है, किसी के कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी को बताया जा रहा है। कहने का मतलब द थॉट ऑफ इट आउटलास्टिंग हिम वुड श्योरली हैव गिवन हिम द ग्रेटेस्ट जॉय। गिवन देखिए आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से इसने बाद अपने दो ऑब्जेक्ट ले ले हैं। पहला ऑब्जेक्ट ये आ गया जो कि एक पर्सन है, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया द ग्रेटेस्ट जॉय। जितने भी जॉय उसको मिले होंगे उनमें ग्रेटेस्ट जॉय यही है जिसकी बात की जा रही है, इस थॉट की। तो जॉय नाउन हो गया, ग्रेटेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में एक एडजेक्टिव लग गया, चूंकि सुपरलेटिव डिग्री में लग गया तो जॉय को स्पेसिफिक डेफिनिट कर दिया गया, और उसी लिए लगा है आर्टिकल द। तो ठीक है, बाकी की स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। एडवर्ब को जो है उस हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा दिया। 28 के
पहले सेक्शन में जो है एरर थी, बाकी सेंटेंस आपके सामने है। 29 पर चल लेते हैं। ट्वेंटी नाइन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? लिखा हुआ है एज सेवरल स्टडीज शोज ओवर द ईयर्स द एनुअल डाटा इज यूजफुल इन रिव्यूइंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए एज आपके सामने आ गया, एज वर्ड। एज यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। पहली क्लोज हो गई ये, और दूसरी क्लोज लिखिए द एनुअल डाटा इज यूजफुल इन रिव्यूइंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स। चलिए एज पर बात कर लेते हैं। दो क्लोजेस को जोड़ रहा है तो एज यहाँ पर कंजंक्शन है, लेकिन एज के फंक्शन पर बात कर ही लेते हैं। एज बहुत ही वर्सटाइल फंक्शन में यूज होता है, वेरी करते हैं इसके फंक्शन, लेकिन मुख्यतः ये एड व प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के फंक्शन में पाया जाता है। ये जो एज वर्ड है ये या तो एडवर्ब होगा, या प्रीपोजिशन होगा, या फिर ये कंजंक्शन होगा। फंक्शन के आधार पर अगर हम एज को देखने की कोशिश करें तो पहला जो फंक्शन एज का निकल के आता है, जो आपको प्री एमिनेंट दिखेगा, जो सबसे ज्यादा फंक्शन आपको एज का दिखेगा, वो दिखेगा कंपैरेटिव फंक्शन। कंपैरेटिव फंक्शन में एज को यूज किया जाता है सिमिलैरिटीज को कंपेयर करने के लिए। दो पर्सन या दो थिंग के बीच की सिमिलैरिटीज को, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन या थिंग के बीच जो सिमिलैरिटीज हैं उन सिमिलैरिटीज को कंपेयर करने के लिए एज को यूज किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिमिलैरिटीज को कंपेरिजन, सिमिलैरिटीज। आज मेरे ख्याल से आज मेरा राइटिंग सही आ रहा है। सिमिलैरिटीज को कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, सिमिलैरिटीज को कंपेयर करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको सेंटेंस लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर मदर। अब देखिए यहां पर ये जो एज लगा है ये वाला, ये प्रीपोजिशन के फंक्शन में है, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा है इसका ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट वो पर्सन है जिससे कंपेयर की जा रही है सी की। और ये वाला जो एज है ये लगा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री इसलिए हुआ क्योंकि ये लगा है इंटेलिजेंट की डिग्री को बताने के लिए। भाई इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव की एक डिग्री है। कोई कितना इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो यहाँ पर एज एक एडवर्ब डिग्री इस इंटेलिजेंट की डिग्री को बताने के लिए लगाया गया है। और ये कितनी डिग्री बता रहा है? जितनी अमाउंट या डिग्री उसकी मदर की इंटेलिजेंस में थी। तो इस तरह से ये वाला जो एज है इसको एडवर्ब इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, और इस एज को प्रीपोजिशन इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, और दोनों लगाए गए हैं कंपैरेटिव फंक्शन में सिमिलैरिटीज को कंपेयर करने के लिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये आ सकता है रोल या फंक्शन को बताने के लिए, फंक्शन को बताने के लिए किसी पर्सन का या किसी थिंग का क्या रोल है, क्या पर्पस है, उसका क्या फंक्शन है एक स्पेसिफिक सिस्टम में, उस पर्पस को, उस रोल को, उस फंक्शन को बताने के लिए हम एस का प्रयोग कर लेते हैं प्रीपोजिशन की तरह। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा सी वर्क्स एज अ मैनेजर इन दिस होटल। तो एज को यहां पर लगाया गया है एक प्रीपोजिशन की तरह, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा है ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक नाउन है जो कि एक फंक्शन को या रोल को बता रहा है। और ये किसका रोल बता रहा है, किसका फंक्शन बता रहा है? ये बता रहा है इस सी का क्या रोल है इस होटल में, इसका क्या फंक्शन है, ये किस तरह की एक्टिविटीज करती है। तो इस तरह से रोल, फंक्शन या पर्पस को बताने के लिए हम एज को प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तीसरा जो फंक्शन आता है इसका वो टेम्पोरल फंक्शन कहा जाता है, या टाइम रिलेवेंट फंक्शन में एज होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं टेम्पोरल फंक्शन, टेम्पोरल फंक्शन। टेम्पोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू टाइम। टेम्पोरल एक एडजेक्टिव है अपने आप में, और इसका मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम। एज का यहां पर जो फंक्शन है वो टाइम रिलेवेंट फंक्शन है, टाइम रिलेवेंट फंक्शन है।
और यहां पर एज को एक कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसी क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कि साइमल्टेनियसली हुई हो, या साइमल्टेनियस एक्शंस को जोड़ने के लिए हम एज कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब है जो एक ही टाइम पर हुए हो, एक ही साथ हुए हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर लिखता हूं सी टॉक्ड एज, सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं। सी टॉक्ड एज सी वॉक्ड टू द किचन। ठीक है, अब देखिए एज को यहां पर कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया गया है दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए, और एज कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा गया है वो क्लोज का जो ड्यूरेशन है, उस क्लोज की जो मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब का जो ड्यूरेशन है, उसी ड्यूरेशन में ये एक्टिविटी हुई है। ये वाली जो मेन क्लोज की जो मेन वर्ब है, ये एक्टिविटी उसी ड्यूरेशन में हुई है जिस ड्यूरेशन में आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज की या एज कंजंक्शन की, एज क्लोज की मेन क्लोज की एक्टिविटी हुई है, मेन वर्ब की एक्टिविटी हुई है। यानी कि वॉक का एक पॉइंट होगा जब वो स्टार्ट हुई होगी, एक पॉइंट होगा जब वॉक उसकी खत्म हुई होगी, और इस ड्यूरेशन में ही ये वाली एक्टिविटी हुई है। यानी कि दोनों एक्टिविटी जो है एक साथ हुई है, दोनों एक्शन एक साथ हुए हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि एज कंजंक्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं दो साइमल्टेनियस एक्शंस को जोड़ने के लिए, साइमल्टेनियस एक्शंस को जोड़ने के लिए, साइमल्टेनियस एक्शंस को जोड़ने के लिए। या इसको मैं इस तरह से भी बता सकता था कि एज का, जब एज इस फंक्शन में होता है, कंजंक्शन के फंक्शन में होता है, इस टेम्पोरल फंक्शन में, इस डोमेन में एज का मतलब होता है ड्यूरिंग द टाइम दैट। मतलब एज को इस फंक्शन में कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं एक ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए, और वो ड्यूरेशन रिफर की जाती है सबऑर्डिनेट क्लोज के मेन वर्ब के द्वारा। मेन वर्ब की ये जो क्लोज है, एज कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा गया है, इस क्लोज की जो मेन वर्ब है उसी ड्यूरेशन में वो एक्टिविटी हुई है। तो इस ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए हमने एज कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो एज कंजंक्शन का इस्तेमाल, आप ये कह सकते हैं एज कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है दो साइमल्टेनियस इवेंट्स को जोड़ने के लिए जो एक साथ हुए हो। आप ये कह सकते हैं कि एज कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी ड्यूरेशन को जोड़ने के लिए। दोनों ही बातें सही है, एक ही चीज आप कह रहे हो। ये हुआ इसका तीसरा फंक्शन। एक फंक्शन और मैं एज का बताता हूं जो कि कोजल फंक्शन कहा जा सकता है। कोजल फंक्शन, कोजल फंक्शन में भी एज एक कंजंक्शन की तरह ही इस्तेमाल होता है, और ये कंजंक्शन एज जिस क्लोज को जोड़ता है वो क्लोज होती है कोज या रीजन। इस फंक्शन में हम एज का इस्तेमाल करते हैं किसी कोज या रीजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या एज कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा जाएगा वो क्लोज कोज होगी या रीजन होगी मेन क्लोज वाले एक्शन का। मेन क्लोज में जो एक्टिविटी हुई है उसका कारण होगी, उसका रीजन होगी, उसका कोज होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं एज इट वाज अ कोल्ड डे। ठीक है, कॉमा लगा दिया क्योंकि कंजंक्शन शुरू में आ गया। फिर उसके बाद वी डिसाइडेड टू स्टे इनसाइड। तो वी डिसाइडेड टू स्टे इनसाइड यानी कि हमारे अंदर रहने का जो डिसीजन है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इट वाज ए कोल्ड डे। तो ये एज कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा गया है वो क्लोज एक कोज है, रीजन है मेन क्लोज वाले एक्शन का, मेन क्लोज वाली एक्टिविटी का। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि एज इस फंक्शन में बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने लगता है, बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को या बिकॉज के सिमिलर फंक्शन में आ जाता है, क्योंकि बिकॉज को भी हम कोज या रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए ही लगाते हैं। ये इसका चौथा फंक्शन हो गया। पांचवें फंक्शन में एज मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लिखा मैंने पांच मुख्य फंक्शन में बता रहा हूं। इसके अलावा जो एज है वो फिर इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में आ जाता है या दूसरी तरह की फ्रेजेस में आ जाता है। फिर वो फंक्शंस फिर कंटेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं। ये प्राइम फंक्शन है, 98% केसेस में आपको एज इन्हीं फंक्शंस में मिलेगा। पांचवें फंक्शन में एज
मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए लगाया जा सकता है। यानी कि कोई एक्टिविटी हुई, कोई एक्शन हुआ या कोई एक्शन करना है तो किस मैनर में करना है, किस तरह से वो करना है, मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए। और यहां पर भी एज ए कंजंक्शन की तरह ही इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा डू इट एज आई टॉट यू, तो डू इट एक इंपेरेटिव क्लोज यहां पर लगी है और फिर ये लगा है एज यहां पर कंजंक्शन, और दूसरी क्लोज लगी है यहां पर। एज कंजंक्शन के द्वारा जो क्लोज जोड़ी गई है आई टोल्ड यू, ये क्लोज मैनर बता रही है इस वाली एक्टिविटी का। आपकी जो मेन क्लोज है इंपेरेटिव क्लोज, उसकी जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब का मैनर बताने के लिए ये क्लोज लगाई गई है। ये क्लोज बता रही है कि इस काम को, जिस काम को इट से रिफर किया गया है, इस काम को करना कैसे है, हाउ का रिप्लाई है। ये पूरी की पूरी क्लोज क्या है, हाउ का रिप्लाई है, और हाउ का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। इस प्रकार से हम एज कंजंक्शन के द्वारा इस फंक्शन में एक एडवर्ब ऑफ मैनर क्लोज को जोड़ सकते हैं, जो कि मैनर बताएगी मेन क्लोज की मेन वर्ब का, कि वो कैसे होना है एक्शन, या कैसे किया गया था, या कैसे किया जाना है। तो यहाँ पर एज का ये पांचवें फंक्शन में हम मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए एज को कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 5 प्राइम फंक्शन है। वापस जरा सेंटेंस पे आते हैं और देखते हैं कि आपके सेंटेंस में एज को किस तरह से यूज किया गया है। अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे, इसका ऑब्जेक्टिव मीनिंग, इसका ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करोगे, तो आप जान पाओगे कि एज को यहाँ पर कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया गया है एक रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए। पहले एज के द्वारा एक क्लोज लिखी गई, वो क्लोज है एज सेवरल स्टडीज शोज ओवर द ईयर्स। फिर दूसरी क्लोज जो है द एनुअल डाटा इज यूजफुल इन रिव्यूइंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स। देखिए एनुअल डाटा यूजफुल है किसी चीज को करने में, उसका रीजन बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर एज कंजंक्शन जो है रीजन को रिफर करने के लिए लगाया गया है। अच्छा ध्यान से अगर आप देखें, अगर आप थोड़ा सा और रियलिटी में जाना चाहते हैं, अगर आप अपने लैंग्वेज के सेंस का, अपने बेसिक ह्यूमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मैं भी नोटिस कर रहा हूं कि देखिए एनुअल डाटा के यूजफुल होने का और भी कोई रीजन हो सकता है। एनुअल डाटा यूजफुल है इसलिए नहीं क्योंकि रिपोर्ट ने या स्टडी ने उसको यूजफुल दिखाया है, वो यूजफुल हो सकता है क्योंकि वो हमारी किसी चीज में हेल्प कर रहा होगा, किसी पॉलिसी को बनाने में या लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में, किसी भी ऑब्जेक्टिव में हमारी हेल्प कर रहा होगा। एनुअल डाटा के यूजफुल होने का प्राइम रीजन कुछ और हो सकता है, लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में हम एनुअल डाटा को यूजफुल कह रहे हैं, उसका रीजन ये क्लोज है। ठीक है, इस सेंटेंस में एनुअल डाटा को यूजफुल कहने के पीछे का रीजन ये है, ये समझिए आप। तो इस तरह के रीजन को रिफर करने के लिए एज कंजंक्शन को लगाया गया है। इसके बाद हमने जो है सेवरल स्टडीज एक नॉन फ्रेज लिखी। स्टडीज जो है नाउन है, स्टडी जो है वर्ब भी हो जाता है। जब वो वर्ब होता है तो वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। जब स्टडी नाउन होता है तो वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। किसी भी वर्ड को उसके मीनिंग के साथ साथ उसके फंक्शन के आधार पर भी समझा करो, उसका फंक्शन देखा करो, वो डोमेन देखा करो। डोमेन से मतलब वो फील्ड, कोई वर्ड किस फील्ड में इस्तेमाल होता है। तो स्टडीज को यहाँ पर काउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, और काउंटेबल नाउन होने की वजह से उसको प्लूरल कर दिया गया है। सेवरल एक ऐसा डिटर्मिनर लगाया गया है जो कि एक काउंटेबल नाउन के साथ ही लगाया जा सकता है, और जब वो काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है तो वो उस नाउन को प्लूरल कर देता है, या प्लूरल नाउन के साथ ही सेवरल को हम लगा सकते हैं। क्या है सेवरल, सेवरल का मतलब क्या है, किस कंटेक्स्ट में, किस फंक्शन में सेवरल को यूज किया जाना चाहिए, ये जरा सी बात समझाने की कोशिश करूं आपको। तो सेवरल जो वर्ड है वो डिटर्मिनर भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। डिटर्मिनर होगा तो निश्चित तौर पर ही किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होगा उस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। जब प्रोनाउन होगा तो फिर नाउन की जगह पर इस्तेमाल होगा। प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनने का स्कोप है। अब देखिए जो सेवरल है, ये जब डिटर्मिनर होता है या प्रोनाउन होता है तो रिफर करता है मोर देन टू को। मोर देन टू बट नॉट मेनी, मोर देन टू बट नॉट मेनी, या फ्यूअर देन मेनी, इस तरह से भी लिखा मिल सकता है आपको कहीं पर। मोर देन टू बट फ्यूअर देन मेनी, फ्यूअर का मतलब कम, फ्यूअर देन मेनी, फ्यूअर कंपैरेटिव डिग्री लग गई तो मैंने देन लगा दिया।
या मैं सीधे शब्दों में आपको समझाना चाहूं तो सेवरल को एक डिटर्मिनर और एक प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है किसी ऐसे नंबर को रिफर करने के लिए या किसी ऐसी काउंटेबल अमाउंट को रिफर करने के लिए जो 2 से तो ज्यादा हो लेकिन मैनी से कम हो, या मैनी जितने नंबर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उतने नंबर से कम नंबर हो तो हम सेवरल यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर 40 लोगों को अगर हम मैनी कह रहे हैं, हमने 40 लोगों को इनवाइट किया और हम कह रहे हैं मैनी पीपल को इनवाइट कर दिया अपनी पार्टी में, तो मैनी को अगर हम 40 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें से अगर 10-12 भी आ गए हमारी पार्टी में हमारे इन्विटेशन के हिसाब से तो हम उनको सेवरल कह सकते हैं। ये 2 से तो ज्यादा है लेकिन मैनी से फ्यूअर है, मैनी से कम है। ठीक है, 2 से ज्यादा नंबर के लिए और मैनी जितने नंबर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उतने नंबर से कम के लिए हम सेवरल को इस्तेमाल करते हैं। और जब 2 से ज्यादा की बात हो रही है और काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, मैनी तो खुद काउंटेबल है और टू भी काउंटेबल है तो काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, और जब 2 से ज्यादा है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, चाहे डिटर्मिनर हो या प्रोनाउन हो। इसके अलावा सेवरल एडजेक्टिव भी हो सकता है, और जब वो एडजेक्टिव होता है तो वो डिफरेंट, ठीक है, सेपरेट या डिस्टिंक्ट थिंग्स या प्यूपिल को भी रिफर कर सकता है। डिफरेंट, सेपरेट या डिस्टिंक्ट थिंग्स या प्यूपिल को रिफर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेवरल को कई बार एडजेक्टिव के सेंस में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है और वहां पर वो डिफरेंट, सेपरेट या डिस्टिंक्ट के सिमिलर मीनिंग को कन्वे कर रहा होता है। ये एक एडिशनल फंक्शन हो गया इसका। वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पर। तो सेवरल स्टडीज यानी कि 2 से ज्यादा होंगी बट इतनी ज्यादा नहीं होंगी कि उनको मैनी कहा जा सके। सेवरल स्टडीज एक नाउन फ्रेज होगी जो कि निश्चित तौर पर यहाँ पर सब्जेक्ट होगी। चूंकि स्टडीज हमने काउंटेबल लिया है, प्लूरल काउंटेबल लिया है, तो इसके साथ सोच तो आएगा नहीं, यहाँ पर आना चाहिए था सो जो है यहाँ पर इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिवली भी यूज की जा सकती है, इंट्रांजिटिवली भी यूज की जा सकती है। तो यहाँ पर ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। ओवर को लिखा गया है यहाँ पर एक टाइम की ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए, और वो ड्यूरेशन भी इंडेफिनिट है, ईयर्स, वर्षों की बात की गई है, 4 साल 5 साल की बात ना करके इंडेफिनिट रूप से ईयर्स लिख दिया गया। तो ओवर यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट। किसी ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए ओवर को इस्तेमाल किया गया है, और ओवर प्रीपोजिशन का यहाँ पर मतलब होता है ड्यूरिंग। ठीक है, ड्यूरिंग। एज सेवरल स्टडीज, सो, ड्यूरिंग द ईयर्स या ओवर द ईयर्स। कोमा लगाकर इस क्लोज को अलग कर दिया गया है क्योंकि कंजंक्शन से क्लोज स्टार्ट हुई थी। कंजंक्शन अगर यहाँ लग जाता एज, तो यहाँ पर तो इस कोमा की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर वो क्लोज बाद में लिखी जाती। फिर उसके बाद लिखा गया द एनुअल डाटा। देखिए ये फिर से एक नाउन फ्रेज आपके सामने लिखी है। डाटा जो है एक प्लूरल नाउन होता है, और एनुअल लिखा हुआ है उससे पहले एक एडजेक्टिव, और द लिखा है आर्टिकल। एनुअल का मतलब क्या होता है? एनुअल का मतलब में होता है कि ये ऐसे वर्ड है बार बार आपके सामने आएंगे। मैं फिर से आपको वही बात दोहराता हूँ, शब्द वही है, शब्दों का अरेंजमेंट चेंज होता है, और अरेंजमेंट चेंज होने से सिंटैक्स यानी कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, और आपके सामने एक नया सेंटेंस होता है। तो इन्हीं सीमित शब्द हैं जो आपके सामने बार बार आते रहते हैं। इनको जो है 4-6 महीने बैठ के, 8 महीने लग जाए, 10 महीने लग जाए, इनके मीनिंग को, इनके फंक्शन को, इनके कंटेक्स्ट को जरा अच्छे से समझ लो और आपकी इंग्लिश क्लियर। किस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एनुअल के बारे में। एनुअल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है हैपनिंग वंस इन अ ईयर। कोई ऐसी चीज जो एक साल में एक बार होती है उसको हम एनुअल कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सबके स्कूल में होते होंगे एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसी पार्टी या एक ऐसा इवेंट जो कि एक साल में एक बार होता है। हैपनिंग वंस इन अ ईयर, एक साल में एक बार होता है। दूसरा हो गया रिलेटिंग। दूसरा एनुअल जो है एडजेक्टिव के रूप में दूसरा जो मीनिंग रिफर कर सकता है वो है रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के पीरियड को रिलेट करने के लिए भी, या एक साल के पीरियड का मीनिंग कन्वे करने के लिए भी हम एनुअल को इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा एनुअल इनकम।
एनुअल इनकम यानी कि एक ऐसी इनकम जो पूरी एक साल की हो। ठीक है, एनुअल इनकम का मतलब जो कि एक साल के पीरियड से रिलेट कर रही हो। तो इस तरह से हम एनुअल को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एनुअल डाटा का क्या मतलब है, एक साल में जो एक बार डाटा मिला, नहीं, एक साल के पीरियड का जो डाटा हो। तो ये जो नाउन फ्रेज आपके सामने लिखी है निश्चित तौर पर सही सब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर इसको कंसीडर कर नहीं पाओगे। देखिए जब मैं आपको बता देता हूँ डाटा के बारे में, ये जो डाटा है ना इसको प्लूरल कंसीडर किया जाता है, और ये जो डेटम है ना, डेटम ये होता है सिंगुलर। हालांकि डेटम जो वर्ड है वो अब आर्केइक हो गया है, पुराना हो गया है, इसका इस्तेमाल अब ना के बराबर है। कई पुरानी किताबें पढ़ोगे, 100-200 साल पहले के न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो डेटम वर्ड का इस्तेमाल मिल जाएगा। अब जो है डाटा को ही प्लूरल और सिंगुलर की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने आपको बताया था डाटा एक प्लूरल नाउन है, लेकिन उसने क्या यूज किया है, इज यूज किया है, जो कि ठीक है। उसने डाटा को यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया। डाटा मतलब वो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल वे में उसने इस्तेमाल कर लिया। डाटा को यहाँ पर उसने अनकाउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल कर लिया। वो डाटा का मतलब वो इंफॉर्मेशन, वो एनुअल इंफॉर्मेशन जो हमें स्टडीज वगैरह से या हमें देखने पर मिलती है, उसकी बात की जा रही है। इज यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, बी की फॉर्म है। लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा है जो कि एक एडजेक्टिव है। द एनुअल डाटा इज यूजफुल, लिंकिंग वर्ब ने लिंक कर दिया एडजेक्टिव को सब्जेक्ट से। और किस चीज में यूजफुल है ये बताने के लिए इन प्रीपोजिशन लगा, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा इसका ऑब्जेक्ट, जो कि एक वर्ब था। तो जैसे हमें उस वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना था, ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन बनाना था, तो हमने उसको बना दिया जीरेंड, जो कि सही है। भाई प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन लिखी हुई थी एक वर्ब, वर्ब को हमने नाउन बनाया और नाउन बनाने के लिए उसको बना दिया जीरेंड। हालांकि जीरेंड तो बन गया, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब है और वो भी ट्रांजिटिव नेचर की है। तो ट्रांजिटिव नेचर की है तो अपने बाद उसने ऑब्जेक्ट ले लिया ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब स्टाइल, ये जो पॉपुलर हो, जो भी स्टाइल, जो भी कल्चर या कोई भी चीज पॉपुलर उसको ट्रेंड कहते जाता है। ऑफ लगा प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा एक्सट्रीम इवेंट, इसका ऑब्जेक्ट, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज हो गई है इस ट्रेंड्स के लिए, बताने के लिए कि किसके ट्रेंड की बात की जा रही है। हालांकि अगर इस नाउन फ्रेज की बात करें, इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की बात करें एक्सट्रीम इवेंट्स की, तो इसमें हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। इवेंट्स का मतलब हो गया वो नाउन, और एक्सट्रीम हो गया उस नाउन के लिए एडजेक्टिव। एक्सट्रीम का मतलब होता है वेरी लार्ज इन अमाउंट और डिग्री। मैं अगर एक्सट्रीम के बारे में बताने की कोशिश आपको करूं तो एक्सट्रीम का मतलब होता है, एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, अरे यार एक्सट्रीम एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब वह है वेरी लार्ज इन अमाउंट और डिग्री। डिग्री या अमाउंट में कोई चीज बहुत लार्ज होती है तो उसको कहा जा सकता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम इवेंट्स का क्या मतलब है, एक्सट्रीम इवेंट का मतलब है अनफेवरेबल वेदर या अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन की वजह से जो इवेंट हो जाते हैं, उन्हीं इवेंट्स को कहा जाता है एक्सट्रीम इवेंट। एक्सट्रीम रेनफॉल, आपने सुना होगा एक्सट्रीम रेनफॉल, तो रेनफॉल की जो अमाउंट है, जो डिग्री है, वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे इवेंट जिनको एक्सट्रीम कहा जा रहा है, या एक्सट्रीम इवेंट का मतलब हो गया अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल वेदर या अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से होने वाले इवेंट्स को एक्सट्रीम इवेंट्स कहा जाता है। जैसे फ्लड, जैसे साइक्लोन हो गया, जैसे अर्थक्वेक आ गया, इनको एक्सट्रीम इवेंट, या जो हीट वेव्स जनरेट होती हैं गर्मियों के मौसम में, आपको पता है, उनको एक्सट्रीम इवेंट कहा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका 29 सेंटेंस और ये होगी इसकी इंटरप्रिटेशन। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। ये रहा हमारे सामने 30वां सेंटेंस। क्या लिखा है आपके सामने, द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप आवर रोड सेफ इज एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स विद जीरो टॉलरेंस टू एनी वॉयलेट रूल। ठीक है, इसी तरह से सिंटैक्टिकल एनालाइज करेंगे, देखते हुए चलते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव मेजर, देखिए जो मेजर है ये हो गया एक नाउन, इफेक्टिव लग गया इसके लिए एडजेक्टिव मॉडिफाई करने के लिए। मोस्ट लगाया गया है एक एडवर्ब इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए। हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर रहे हैं। ऐसे मेजर बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जो मोस्ट इफेक्टिव है, उस मेजर को रिफर कर रहे हैं। तो सुपरलेटिव अगर डिग्री लगा दी है आपने
तो वैसे ही आपने उसको डेफिनेट या स्पेसिफिक कर दिया तो द आर्टिकल आ गया उस स्पेसिफिकनेस को दिखाने के लिए। इस प्रकार से ये जो पूरी की पूरी नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज सब्जेक्ट के फंक्शन में होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हो नहीं पाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं है, लिंकिंग वर्ब भी नहीं है। टू कीप अवर रोड सेफ, टू कीप यानी कि 2 + V1 यहाँ पर लगाई गई है, और टू कीप यानी कि 2 + V1 एक इन्फिनेटिव है, और ये जो इन्फिनेटिव है ये सेंटेंस में नाउन के फंक्शन में भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव के फंक्शन में भी आ सकते हैं, एडवर्ब के फंक्शन में भी आ सकते हैं। तो क्या यहाँ पर देखकर आप इसका फंक्शन निर्धारित नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो टू कीप है ये लगाया गया है इस मीजर के लिए, कि हम कौन से वाले मीजर की बात कर रहे हैं, जो हमारी रोड्स को सेफ रख सके। तो इस इन्फिनेटिव को अगर इस नाउन के लिए लगाया गया है तो मैं निश्चित तौर पर इसको एडजेक्टिव कंसीडर करूंगा। पूरी इंग्लिश ग्रामर में कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगाई जाती है या उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में लगाई जाती है तो उसको एडजेक्टिव ही कहा जाता है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन ही ये है, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे या उनका कॉम्प्लीमेंट बन जाए, उनकी क्वालिटीज बताए। तो द मोस्ट इफेक्टिव मीजर टू कीप इन्फिनेटिव हो गया एडजेक्टिव। अब ये जो इन्फिनेटिव है आपका, ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और वर्ब का एट्रीब्यूट जब हमने कीप में चेक किया तो हमने पाया कि वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और इस ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। ये लिखा है इसका ऑब्जेक्ट रोड्स, काउंटेबल नाउन थी तो प्लूरल हो गई, और अवर लग गया उससे पहले डिटर्मिनर। इस प्रकार से और रोड्स कीप ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। सेफ क्या लिखा है? अरे सेफ लिखा हुआ है एडजेक्टिव, और ये सेफ एडजेक्टिव लगाया गया है इस ऑब्जेक्ट और रोड्स को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि कीप, मेक और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं, ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेती हैं। इस पर मैंने लेक्चर भी डाला हुआ है, आप वर्ब चैप्टर की प्लेलिस्ट में इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। देखिए मैंने जो वर्ब चैप्टर जो मैंने डाला वो सबसे पहले मैंने, इसलिए मेरे पास इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी उस टाइम पे, मैंने इधर उधर से जुगाड़ करके सबसे पहले मैंने वर्ब चैप्टर को डाला, ताकि चूंकि वो फंडामेंटल चैप्टर है, वो आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर में हर जगह काम आता है। तो ये एक ऐसी वर्ब है कीप जो कि अपने ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेती है। कीप ने लिया अपना ऑब्जेक्ट आवर रोड्स, और इसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं, देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाया किसके लिए गया है? ऑब्जेक्ट के लिए लगाया गया है। और ऑब्जेक्ट क्या होगी? कोई नाउन या प्रोनाउन होगी, तो नाउन प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव लगाया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर सेफ सिंटैक्टिकली सही है। इतनी बात हो गई ये मीजर की एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। ये जो लिखी हुई थी यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब टू कीप, ये हो गई एक एडजेक्टिव फ्रेज इसके लिए, मीजर के लिए। उसके बाद ये सब्जेक्ट था द मोस्ट इफेक्टिव मीजर, ये जो सब्जेक्ट था आपका, इसका प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया, मेन प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया, मेन इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। इज एनफोर्समेंट ऑफ रूल, इज को यहाँ पर लगाया गया है मेन वर्ब की तरह, क्योंकि एनफोर्समेंट तो एक नाउन है, तो इज यहाँ पर क्या होगी? एक मेन वर्ब हो गई, और बी की फॉर्म है मेन वर्ब, तो वो क्या होगी? लिंकिंग वर्ब हो गई, और लिंकिंग वर्ब के बाद आना चाहिए उसका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट लगाया गया है एक नाउन एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट बना है एनफोर्स से, एनफोर्स होती है वर्ब, एनफोर्समेंट होता है नाउन। एनफोर्स वर्ब का मतलब अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो एनफोर्स का मतलब होता है टू फोर्स अ रूल, अ लॉ और सिचुएशन ऑन समवन। किसी लॉ को, किसी रूल को, किसी ऑर्डर को, किसी सिचुएशन को फोर्स कर देना सोसाइटी पर या लोगों पर, ये होता है एनफोर्स करना। एनफोर्स का मतलब, एनफोर्स एक वर्ब है और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और एनफोर्स का मतलब होता है टू फोर्स अ रूल, लॉ और अ सिचुएशन ऑन प्यूपिल और समवन, ठीक है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं टू मेक अ लॉ, रूल और सिचुएशन बी एक्सेप्टेड, किसी सिचुएशन को, किसी लॉ को, किसी रूल को एक्सेप्ट करवा देना लोगों से, या ओबेड करवा देना। कोई लॉ बनाया आपने, उसको एनफोर्स कर दिया, अब लोग उसको क्या करने लगेंगे? ओबेड करने लगेंगे, सॉरी। एनफोर्स का मतलब हो गया ये, तो एनफोर्स से बना है एनफोर्समेंट। तो इज जो मेन वर्ब यहाँ पर लगाई गई है लिंकिंग वर्ब की तरह, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? एनफोर्समेंट, जो कि एक नाउन है। द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप इज एनफोर्समेंट। इज लिंकिंग वर्ब ने एनफोर्समेंट
कॉम्प्लीमेंट को इस सब्जेक्ट से लिंक कर दिया। आगे लगाया गया है ऑफ प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया है इसका ऑब्जेक्ट, ये बताने के लिए कि किसके एनफोर्समेंट की बात हो रही है। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये हो गई आपकी एडजेक्टिव फ्रेज विद जीरो टॉलरेंस। ये जो विद प्रीपोजिशन लगाया गया है, इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया है इसका ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? जीरो टॉलरेंस। टॉलरेंस नाउन हो गया और जीरो हो गया यहाँ पर डिटर्मिनर। ठीक है, अब देखिए ये जो विद जीरो टॉलरेंस है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं इस सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब के मैनर में होती हैं। तो क्या आप इसको देखकर बता सकते हैं कि ये विद जीरो टॉलरेंस एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? किसके बारे में बताने के लिए है ये? देखिए ये जो विद जीरो टॉलरेंस है, मेरे ख्याल से ये भी एनफोर्समेंट के बारे में बता रहा है कि ये जो एनफोर्समेंट होना चाहिए रूल्स का, जीरो टॉलरेंट के साथ होना चाहिए। तो अगर ये नाउन के बारे में बता रही है तो भी इसको मैं क्या कहूंगा? एडजेक्टिव फ्रेज ही कंसीडर करूंगा। अगर ये किसी वर्ब के बारे में बता रहा होता तो मैं इसको एडवर्ब ऑफ मैनर कंसीडर कर लेता। द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप आवर रोड सेफ इज एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स विद जीरो टॉलरेंस। जी हाँ, विद जीरो टॉलरेंस जो नाउन फ्रेज आई है एनफोर्समेंट के बारे में बताने के लिए आई है कि एनफोर्समेंट जीरो टॉलरेंस के साथ होना चाहिए, तो मैं इसको एडजेक्टिव फ्रेज कंसीडर कर लूंगा। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस बना है टॉलरेट से। टॉलरेंस का मतलब होता है द एबिलिटी और विलिंगनेस टू टॉलरेट समथिंग और टू एक्सेप्ट समथिंग, और समथिंग भी कुछ ऐसा जो कि आपसे डिफरेंट हो, आपके आइडियाज से, आपके थॉट से, आपके ओपिनियन से, आप जिन चीजों को सही मानते हैं उनसे कुछ अलग हो, उनसे कुछ डिफरेंट हो, तो उन चीजों को टॉलरेट, उन चीजों को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी को, विलिंगनेस को टॉलरेंस कहा जा सकता है। ये लिखवा दूं क्या मैं? अभी मेरे ख्याल से पिछले किसी लेक्चर में टॉलरेंस के बारे में मैंने लिखवाया था, तो आप अगर दोबारा लिखना चाहते हैं तो मैं लिखवा देता हूँ, कोई बात नहीं। आज तो मेरी राइटिंग भी सही आ रही है थोड़ी। टॉलरेंस का मतलब होता है, टॉलरेंस एक नाउन है और इसका मतलब होता है द एबिलिटी और विलिंगनेस टू टॉलरेट और टू एक्सेप्ट something that is different from your own ideas, thoughts, principles, etc. इसको टॉलरेंस कहते हैं। तो इसी जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है कि किसी भी चीज को लेकर जो है टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। जो हमने रूल्स बना दिए उन्हीं रूल्स के हिसाब से अगर काम हो रहा है तो ठीक है। उन रूल्स से डिफरेंट अगर कुछ भी है तो उसको लेकर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। टू एनी वायलेट रूल, देखिए विद जीरो टॉलरेंस, टू फिर से एक प्रीपोजिशन लगा दिया गया है, उस प्रीपोजिशन के बाद लिखा है इसका ऑब्जेक्ट, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में गड़बड़ी कर दी। रूल लिखा नाउन, एनी लगाया डिटर्मिनर इस नाउन के लिए, बीच में वर्ब घुसा दी। यहां पर वर्ब का क्या काम था? या तो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहां पर एडजेक्टिव आ सकता था अगर मीनिंगफुल होता, या फिर कोई डिटर्मिनर लिखा है तो कोई नाउन लिखा जा सकता है। वॉयलेट तो रूल, वॉयलेट जो है वर्ब है, वॉयलेट तो वर्ब के फंक्शन में होती है। वॉयलेट का क्या मतलब है? वॉयलेट का मतलब है टू ब्रेक। वॉयलेट एक वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है। वॉयलेट का मतलब है टू ब्रेक और एक्ट अगेंस्ट, टू ब्रेक और एक्ट अगेंस्ट समथिंग। और ये समथिंग भी स्पेसिफिकली किसी रूल को रिफर करेगा, किसी लॉ को रिफर करेगा, किसी प्रिंसिपल को रिफर करेगा, है ना, किसी सोशल नॉर्म्स को रिफर कर देगा। ओके, किसी सिस्टम को वॉयलेट कर सकते हैं आप, किसी एग्रीमेंट को वॉयलेट कर सकते हैं, किसी के साथ आपका कोई एग्रीमेंट है, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, उसको वॉयलेट कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आपने कुर्सी उठाई और उसको तोड़ दिया तो आप ये कह सकते हैं कि आपने कुर्सी को वॉयलेट कर दिया, नहीं। जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक डोमेन होती है, वो स्पेसिफिक फील्ड होता है, उसी वर्ड को उसी मीनिंग में यूज किया जा सकता है उसी फील्ड में। तो ये भी आप ध्यान रखा करो। तो यहाँ पर वर्ब की तो जरूरत थी नहीं, भाई नाउन है, या तो उससे पहले कोई एडजेक्टिव आता अगर मीनिंगफुल होता तो, या फिर डिटर्मिनर लगाया तो डिटर्मिनर के बाद कोई नाउन आना चाहिए था। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली में अगर हम एडजेक्टिव बनाने की कोशिश करें तो एडजेक्टिव यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं होगा। एनी वॉयलेटिंग रूल, यानी कि रूल किसी को वॉयलेट कर रहा है,
ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम वोयलेट वर्ब है और वोयलेट वर्ब को एडजेक्टिव बनाने की कोशिश करें तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के थ्रू बना सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वोयलेटिंग, वोयलेटिंग अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो इसका मतलब रूल किसी को वोयलेट कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग को कन्वे करते हैं, तो ऐसा मीनिंग ये भी यहाँ पर मीनिंगलेस हो जाएगा ये अरेंजमेंट भी। अगर हम एनी वोयलेटेड रूल लिखते हैं तो भी वो मीनिंगलेस हो जाएगा। भाई किसी रूल को थोड़ी ना वोयलेट किया गया, रूल को वोयलेट किया नहीं जाना है अभी, तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव बनाकर नहीं लिखा जा सकता, मीनिंगलेस हो जाएगा। यहाँ पर इसको नाउन ही बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसको वोयलेशन। वोयलेशन क्या हो गया, नाउन हो गया। अब देखिए एनी जो डिटर्मिनर है वो वोयलेशन नाउन के लिए आ गया, लेकिन फिर रूल भी एक नाउन है। इस नाउन को सेंटेंस में जोड़ने के लिए हमें एक प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। प्रीपोजिशन का काम ही होता है कि वो अपने बाद किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ देते हैं। तो एनी वोयलेशन ऑफ रूल, ये सही अरेंजमेंट हो जाना था। एक अरेंजमेंट और पॉसिबल है यहाँ पर, ये जो एनी है डिटर्मिनर है, इसको प्रोनाउन बना दो। इसको प्रोनाउन बना दिया तो आपने इसको लिखा है एनीवन। अब ये एनी, ये जो वोयलेट वर्ड है, ये जो वोयलेट वर्ब है, ये इस एनीवन के लिए, इस पर्सन के लिए आ सकती है। अब इस वोयलेट को आप वोयलेटिंग कर सकते हैं, एनीवन वोयलेटिंग, वोयलेट। ये जो एनीवन है ये एक पर्सन को रिफर कर रहा है, और वोयलेट जो है इस पर्सन के लिए आ सकती है, ये पर्सन ही रूल को वोयलेट करेगा। तो इस वोयलेट को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं इस प्रोनाउन के लिए। अब आप लिख सकते हैं वोयलेटिंग, और ये हो गया एडजेक्टिव इस नाउन के, इस प्रोनाउन के लिए, एनीवन के लिए। और चूंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो फिर इसने अपने बाद रूल ले लिया। मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट दोनों ही अरेंजमेंट मीनिंगफुल हो जाएंगे। एनीवन वोयलेटिंग रूल या एनी वोयलेशन ऑफ रूल, ये हो गया आपका तीसरा सेंटेंस। यहीं पर तीसरे पार्ट में इसकी गलती थी। ठीक है, 31वें सेंटेंस पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है 31वें में, सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ ए कंज्यूमर्स एक्सेस टू कंटेंट, कॉमा इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। ठीक है, देखिए अगर हम इसको इंटरप्रेट करने जाएं तो प्रोवाइडर जो है काउंटेबल नाउन है, इसीलिए उसको प्लूरल भी कर दिया गया। प्रोवाइडर मतलब जो प्रोवाइड करता हो किसी सर्विस को, प्रोवाइडर यहाँ पर काउंटेबल नाउन हो गया, इसलिए प्लूरल कर दिया गया उसको, ये नाउन है, और सर्विस हो गया उसके लिए एडजेक्टिव। किस तरह के प्रोवाइडर की बात की जा रही है। अभी जो नाउन फ्रेज आपके सामने लिखी है ये सब्जेक्ट होगी निश्चित तौर पर, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसको जस्टिफाई कर नहीं पाओगे। कैन यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब यानी कि मोडाल। मोडाल जो है सारे के सारे हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैन को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। मतलब जो स्पीकर है, ये जो राइटर है इस सेंटेंस को लिखने वाला या बोलने वाला, वो सर्विस प्रोवाइडर्स की एबिलिटी को बताना चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए जो कैन वर्ड है, ये जो कैन मोडाल है, ये एक तो एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, ये परमिशन, अगर किसी चीज को, अगर किसी पर्सन को कोई काम करना अलाउ है या वो उस काम को कर सकता है, उसे वो चीज करने की परमिशन है, तो परमिशन को या अलाउंस को एक्सप्रेस करने के लिए, इस तरह के मूड को एक्सप्रेस करने के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स की एबिलिटी को एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा। जो स्पीकर है, जो राइटर्स है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर को ये चीज करनी अलाउ नहीं है, इस चीज करने की, ये काम करने की परमिशन नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड, नोट यहाँ पर एडवर्ब लग गया, और ये हेल्पिंग वर्ब थी मोडाल, इसके साथ बेस फॉर्म यूज की जाती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। स्टैंड यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, इसलिए लिखा भी नहीं है। इन लिखा है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है इसका ऑब्जेक्ट, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई एडवर्ब ऑफ प्लेस। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो वे है किसी फिजिकल रूट को या किसी फिजिकल वे को रिफर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है कंज्यूमर आ रहे थे और सर्विस प्रोवाइडर उनके रास्ते में इस तरह से खड़े हो गए, रुको भाई नहीं जाने देंगे, ऐसा नहीं है। मेटाफोरिकल सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एडवर्ब प्लेस ही इंटरप्रेट करेंगे इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को। ऑफ अ कंज्यूमर, प्रीपोजिशन लग गया, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट ये बताने के लिए कि किसके वे की बात हो रही है। कंज्यूमर, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अ कंज्यूमर्स एक्सेस। देखिए जो आर्टिकल हैं जो पजेसिव नाउन से पहले आते हैं, ये पजेसिव नाउन के लिए लगाए जाते हैं।
मेरे कहने का मतलब है ये जो ए है वो लगाया गया है इस कंज्यूमर के लिए, ना कि एक्सेस के लिए। एक्सेस तो अनकाउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल भी होता तो भी ए जो है या और कोई आर्टिकल या कोई और डिटर्मिनर होता वो पजेसिव नाउन के लिए लगाया जाता है, पजेशन के लिए नहीं लगाया जाता है। पजेशन के लिए तो लगाया गया है इस पजेसिव नाउन को। ठीक है, पजेसिव नाउन जो है ये पजेसिव के फंक्शन में होते हैं, मतलब इनमें पजेशन के फंक्शन को रिफर करने के लिए या पजेशन के फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। तो किसके एक्सेस की बात की जा रही है? कंज्यूमर के एक्सेस की। एक्सेस वर्ड का मतलब क्या है? देखिए, एक्सेस वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है आपके कॉम्पिटिटिव जर्नी में। ये बिल्कुल आपको अलग अलग तरह से यूज होता हुआ मिलेगा। आप जो है दैनिक जीवन में भी, एवरीडे लाइफ में भी आप इस वर्ड का यूज पाएंगे। आप कहीं किसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे या किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो वो यूं ही एक्सेस का इस्तेमाल कर लेगा और आपको पता भी नहीं होगा कि एक्सेस का मीनिंग क्या है। तो एक्सेस के मीनिंग को जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। ए जो महत्वपूर्ण होता है, जो रिलीवेंट है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी से या आपकी कॉम्पिटिटिव जर्नी से जो रिलीवेंट है, वही मैं चीजें यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। फालतू टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास है। ACCESS देखिए, एक्सेस जो है वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है, लेकिन जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू बी एबल टू एंटर, अप्रोच, टू बी एबल टू एंटर, अप्रोच, और एंटर कोई प्लेस या कोई सिस्टम या कुछ भी हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा कहां पर एंटर कहां पर अप्रोच करने की बात की जा रही है। अभी जरा इसकी बेसिक डेफिनेशन को समझिए, फिर मैं इसके यूसेज को बताऊंगा। टू बी एबल टू एंटर, अप्रोच और मेक यूज ऑफ समथिंग। अगर आप किसी चीज का यूज कर सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो है एक्सेस है। मेक यूज ऑफ समथिंग, इसी मीनिंग में, सेम इसी मीनिंग में ये नाउन के फंक्शन में भी आ जाता है। बस नाउन के फंक्शन में एक्सेस का मतलब होगा द एबिलिटी और द राइट टू एंटर, अप्रोच और मेक यूज ऑफ समथिंग। सेम इसी मीनिंग में वर्ब होता है, सेम इसी मीनिंग में नाउन के फंक्शन में भी आ जाता है। अब ये एक्सेस वर्ड है, जब हम इसको नाउन बनाकर इस्तेमाल करें, वर्ब बनाकर इस्तेमाल करें, तो ये अलग अलग स्पेसिफिक डोमेन में यूज किया जा सकता है। अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम इसको यूज कर सकते हैं। हम इसको फिजिकल कंटेक्स्ट में रिफर कर सकते हैं। फिजिकल कंटेक्स्ट में अगर हम इसको रिफर कर रहे हैं, फिजिकल कंटेक्स्ट में अगर हम रिफर कर रहे हैं किसको? एक्सेस वर्ड को, तो एक्सेस का मतलब हो गया टू बी एबल टू एंटर अ फिजिकल स्पेस। फिजिकल स्पेस, फिजिकल स्पेस का मतलब कोई बिल्डिंग या कोई रूम। अब मान लीजिए आप एक कॉमन सिटीजन है, मान के लीजिए हम हैं ही, हम एक कॉमन सिटीजन है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग में जाना चाहें तो क्या हम जा सकते हैं? नहीं, बाहर जो भी सिस्टम होगा, जो भी सिक्योरिटी सिस्टम होगा, वहीं से हम भगा दिए जाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर होम मिनिस्ट्री में एम्प्लॉय है, काम करता है, तो चाहे वो कोई भी काम करता है, वो किसी भी पद पे कार्यरत है, वो उस बिल्डिंग में जा सकता है। तो उसकी ये एबिलिटी है कि वो उस बिल्डिंग में एंटर कर सके। तो इसी एबिलिटी को हम क्या कह सकते हैं? एक्सेस कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो मैंने इसके वर्ब के मीनिंग को लिख दिया, इसी तरह से इसका नाउन का मीनिंग भी हो जाएगा द एबिलिटी टू एंटर ए फिजिकल स्पेस और बिल्डिंग और रूम। इसको कहा जाएगा एक्सेस। फिजिकल कंटेक्स्ट में इस तरह से इस्तेमाल होता है। डिजिटल कंटेक्स्ट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल कंटेक्स्ट में एक्सेस का मतलब हो जाएगा टू बी एबल टू यूज अ डिजिटल सर्विस। कोई डिजिटल रिसोर्सेस, कोई डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल कर पाना क्या हो गया? एक्सेस हो गई आपकी उस डिजिटल सर्विस को। वर्ब भी हो जाएगा और नाउन भी हो जाएगा। डिजिटल स्पेस में, डिजिटल कंटेक्स्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशनल कंटेक्स्ट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशनल कंटेक्स्ट में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशनल कंटेक्स्ट में इसको इस्तेमाल करने का मतलब हो गया, अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपकी एक्सेस है, आपको वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। टू बी एबल टू गेट अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। एक्सेस का मतलब क्या हो गया यहां पर? टू
be able to get information, specific information. ए या एन आर्टिकल तो मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि काउंटेबल नहीं है. टू बी एबल टू गेट इंफॉर्मेशन, या नाउन की तरह इस्तेमाल करूंगा तो द एबिलिटी टू गेट इंफॉर्मेशन, द एबिलिटी और राइट है ना, द एबिलिटी और राइट टू गेट इंफॉर्मेशन. आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती जो इंफॉर्मेशन किसी आईएएस ऑफिसर को मिल सकती है, या किसी होम मिनिस्टर को मिल सकती है, या किसी डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती. तो उसकी एक्सेस है उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड. ठीक है, द एबिलिटी और राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. इसके अलावा एक्सेस को हम सर्विस के कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं. अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है, कोई सर्विस आपको मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी उस सर्विस में एक्सेस है, उस सर्विस को आप ले सकते हैं. द एबिलिटी टू गेट अ सर्विस. और इसके अलावा जो है सोशल कंटेक्स्ट में भी एक्सेस को यूज किया जा सकता है. सोशल कंटेक्स्ट में अगर आप एक्सेस को यूज कर सकते हैं, मतलब कि कोई सोशल एक्टिविटी है जहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई कम्युनिटी सर्विस है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपकी सोशल एक्सेस है. वापस आते हैं एक्सेस पे, मेरे ख्याल से ज्यादा बातें हो गई हैं. देखिए ये सारी चीजें जो है ना, ऑब्जर्वेशन, इधर उधर की चीजें पढ़ने से आई हैं, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं. सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ ए कंज्यूमर्स एक्सेस. तो एक्सेस की बात की जा रही है कंज्यूमर की किसी कंटेंट को. कंटेंट का मतलब क्या है, टू प्रीपोजिशन हो गया, मतलब किस एक्सेस की बात की जा रही है, कंटेंट से रिलेटेड एक्सेस की बात की जा रही है. एक्सेस यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल हो गया, टू प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया. और ये देखिए प्रीपोजिशन भी टू लगाया गया है क्योंकि एक्सेस एक रीच की बात करता है, एक अप्रोच की बात करता है, और उस रीच का, उस अप्रोच का फाइनल पॉइंट क्या है, कंटेंट, वो इंफॉर्मेशन. कंटेंट भी एक बहुत अच्छा वर्ड है. कंटेंट के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो आपके 2-4 मिनट और ले लूंगा, लेकिन कंटेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कंटेंट जो है वो एडजेक्टिव है, और जब वो एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है प्लीज्ड एंड satisfied with your situation. अगर आप अपनी सिचुएशन के साथ खुश हैं, सेटिस्फाइड है, तो आप कह सकते हैं कि यू आर कंटेंट. एडजेक्टिव है. कंटेंट वर्ब भी हो सकता है, और जब वो वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है मेक हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. किसी चीज ने, किसी सर्विस ने, आप कहीं गए होटल में, और होटल में जो आपको सर्विस दी गई, या किसी ट्रेन में गए और ट्रेन में जो आपको सर्विस दी गई, यात्रा दी गई, उसने आपको हैप्पी कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, तो उसने आपको क्या कर दिया, कंटेंट कर दिया. ये वर्ब के मीनिंग में, वर्ब के फंक्शन में भी आ जाता है. जब ये नाउन होता है, ये नाउन भी हो सकता है, इसका मतलब होगा अ हैप्पी और सेटिस्फाइड फीलिंग. हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फीलिंग. आप किसी सर्विस की वजह से, आप किसी वजह से ऐसा फील कर रहे हैं तो उस फीलिंग को भी कंटेंट कहा जा सकता है. अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फीलिंग. ये हो गया कंटेंट वर्ड. हालांकि कंटेंट जब नाउन के फंक्शन में होता है तो उसका एक मीनिंग और निकल के आता है, और उसी मीनिंग में जो है आपके सेंटेंस में कंटेंट वर्ड को इस्तेमाल किया गया है, और वो मीनिंग है, कंटेंट का मतलब हो जाएगा इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के रूप में भी हो सकती है, इमेजेस के रूप में भी हो सकती है, वीडियोस के रूप में भी हो सकती है. वो इंफॉर्मेशन जो किसी वेबसाइट पर हो, या किसी ऑनलाइन चैनल पर हो. जैसे मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये मेरे चैनल पर, ये मेरा कंटेंट हो गया. ये ऑडियो के रूप में है, वीडियो के रूप में है, और टेक्स्ट के रूप में है, तो इसको कंटेंट कहा जा सकता है. कंटेंट का मतलब इंफॉर्मेशन, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, इमेजेस की फॉर्म में हो, वीडियोस की फॉर्म में, जो किसी वेबसाइट पर हो, उसको कंटेंट कहा जा सकता है. इसके अलावा इसी सिमिलर मीनिंग में, ये कंटेंट नाउन है, इसी सिमिलर मीनिंग में, इसी सिमिलर फंक्शन में कंटेंट का मतलब हो जाएगा द सब्जेक्ट और द आइडियाज ऑफ अ राइटिंग. किसी ने कुछ लिखा है, किसी लेखक ने कुछ लिखा, तो जो उसका सब्जेक्ट है,
जो उसके आइडियाज हैं उनको कंटेंट कहा जा सकता है। किसी टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया तो उसके जो आइडियाज हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको कंटेंट कहा जा सकता है। जैसे आप कह सकते हैं कि अभिषेक चौहान सर का जो कंटेंट है वो अच्छा है या बुरा है, यूजफुल है या लेंथी है, डिस्क्रिप्टिव है या हेल्पफुल है या नहीं है, जिस भी वे में आप सोचते हो, तो इसको भी कंटेंट कहा जा सकता है। द सब्जेक्ट और द आइडियाज ऑफ राइटिंग और अ मूवी, कोई मूवी है उसका जो सब्जेक्ट है, उसकी जो उसमें जो आइडियाज यूज हुए हैं उन्हें कंटेंट कहा जा सकता है। तो इसी इंफॉर्मेशन, इन्हीं सब्जेक्ट, इन्हीं आइडियाज एक्चुअली में यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए लगाया गया है। यहाँ पर कंटेंट को लगाया गया है इंफॉर्मेशन। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उस इंफॉर्मेशन के बीच में नहीं आने चाहिए जो कंज्यूमर को दी जानी चाहिए। कंज्यूमर एक्सेस टू कंटेंट। फिर कोमा लगा के इस क्लोज को अलग कर दिया गया है। इट प्रोनाउन लगाया गया और ये जो इट लगाया गया है इसी कंटेंट के लिए, इसी इंफॉर्मेशन को आगे देखिए प्रोवाइड जो है यहाँ पर लगाया गया है। इट शुड हैव बीइंग प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। इट यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, शुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग गई और इसके बाद लगाया हैव। देखिए हैव जहां भी आ जाए ना उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी, चाहे वो फाइनाइट वर्ब हो, चाहे वो नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा हो, चलो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है। हाँ, हैव अगर मेन वर्ब होगा तो फिर वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। टू ऑन समथिंग, टू पजेस समथिंग या टू परफॉर्म ए टास्क, इस मीनिंग में हैव मेन वर्ब हो जाता है, वहां उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा सारी सिचुएशन में हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और उसके बाद आ जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपने लगा रखी है बीइंग, यहीं पर हो गई गलती। हैव बीन प्रोवाइडेड। अच्छा, हैव बीन यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाया गया परफेक्शन के लिए, कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, और प्रोवाइडेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर को लगाया गया पैसिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए, पैसिव स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए, लिखने के लिए। तो पैसिव स्ट्रक्चर को क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि इट को प्रोवाइड किया गया, इट ने किसी को प्रोवाइड नहीं किया। तो जब एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो, इट को प्रोवाइड किया गया किसी और के द्वारा, किसके द्वारा? सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। ठीक है, तो अगर किसी और के द्वारा काम किया गया, एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो, तो पैसिव मीनिंग चाहिए, पैसिव स्ट्रक्चर हमें चाहिए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और यहां पर समझ के आता है, देखिए शुड लगाया जाता है या तो सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई राइटर या कोई स्पीकर किसी को सजेशन देना चाहता है तो शुड का इस्तेमाल करके देता है। ठीक है, तो या तो सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए लगाया जाता है, या द राइट थिंग टू डू, जो सही चीज है करने की, जो सही एक्शन है करने का, उसको एक्सप्रेस करने के लिए शुड को लगाया जाता है। मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, शुड जो मोडाल है, ये दो मेन फंक्शन मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। पहली बात तो शुड को सजेशन एक्सप्रेस करने के लिए, सजेशन अगर किसी को देना हो तो। दूसरा द राइट थिंग टू डू, अगर किसी राइटर को या किसी स्पीकर को ये बताना है कि ये चीज, ये एक्शन है जो सही है, करने वाला है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए शुड लगाते हैं, द राइट थिंग या एक्शन टू डू। तो यहाँ ये इसी दूसरे मीनिंग को कन्वे करने के लिए शुड को लगाया गया है आपके सेंटेंस में। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्सेस है इन्फॉर्मेशन को, एक्सेस के लिए, इस इन्फॉर्मेशन के लिए इट यूज हुआ है कि ये जो एक्सेस है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, उस कंटेंट से रिलेटेड, इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो यहाँ पर देखिए राइट थिंग टू डू को एक्सप्रेस करने के लिए शुड को लगाया गया, एक तरह का सजेशन दिया जा रहा है, और यहां पर लगाया गया कंप्लीशन, यहां पर लगाया गया है कंप्लीशन। और कंप्लीशन का मतलब है जो चीज कंप्लीट हो गई हो। इसका मतलब हम सजेशन भी दे रहे हैं या वो चीज भी बता रहे हैं जो चीज अभी करनी है, और हम ये भी कह रहे हैं कि ये चीज कंप्लीट हो गई। ये होती है एक इमेजिनरी सिचुएशन। एक इमेजिनरी सिचुएशन से मतलब कि कोई एक ऐसी सिचुएशन को रिफर किया जा रहा है, एक ऐसी सिचुएशन को सजेशन के रूप में रिफर किया जा रहा है, या एक ऐसे कंप्लीशन को सजेशन के रूप में रिफर किया जा रहा है कि जो हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन अब इसको जो है किया जाना चाहिए था। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए यहाँ पर हम शुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर लगाते हैं। मोडाल के साथ हैव एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, एक दूसरी हेल्पिंग वर्ब की तरह, और फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाई जाती है। अब चूंकि पैसिव था तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर में आ गई। एक्टिव फॉर्म में होता तो सीधे कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती। कहने का मतलब है शुड के साथ यहाँ पर हैव यानी कि परफेक्ट स्टेट को लगाया गया एक ऐसी चीज को करने के लिए जो कि पास्ट में की जानी चाहिए थी। एक ऐसा सजेशन दिया जा रहा है जिसका कंप्लीशन हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया।
ठीक है। इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। विदाउट यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है इसका ऑब्जेक्ट एनी हिंड्रेंस। हिंड्रेंस नाउन हो गया, एनी हो गया डिटर्मिनर। हिंड्रेंस का मतलब हो गया ऑब्स्टेकल, बाधा या समथिंग जो प्रिवेंट करे किसी एक्सेस को, किसी मूवमेंट को या किसी प्रोग्रेस को। हिंड्रेंस का मतलब ऑब्स्टेकल या ऑब्स्ट्रक्शन। तो विदाउट प्रीपोजिशन का मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया एनी हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मीनिंग मैं अब लिखवा देता हूँ, बहुत अच्छा वर्ड है ये, प्रीवियस ईयर की वोकैब में भी आप ये सब पढ़ोगे, लेकिन मेरे सामने चीजें आ जाती हैं तो मैं बता देता हूँ। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब हो गया, हिंड्रेंस एक नाउन है, इसका मतलब हो गया ऑब्स्टेकल या ऑब्स्ट्रक्शन। ये इसके सिनोनिम लिखवा दिए मैंने। मीनिंग हो जाएगा समथिंग दैट prevents access, movement or progress of something। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने सेंटेंस। गलती थी यहाँ पर, इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड हो जाना था। दूसरे पार्ट में गलती थी। इसी तरह से जो है हमें लॉजिकल रहना है। शुरू में ये अप्रोच टाइम लेती है। मुझे टाइम इतना इसलिए लग जाता है क्योंकि मैं स्ट्रक्चर को खोलकर बताता हूँ, लेकिन मैं एक टीचर की तरह टाइम ले रहा हूँ और आपको स्टूडेंट की तरह, लर्नर की तरह ये चीज़ें करनी है। इस अप्रोच को सीखना है, ये वीडियोस देखती रहनी है और इस अप्रोच को सीखना है, इसको स्टडी करना है और इसको अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करनी है। 5-6 महीने में किसी को 5 लग सकता है, किसी को कोई 3 महीने में कर लेगा, कोई 1 महीने में, 2 महीने में कर लेगा। आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखते ही समझ में आने लगेगा कि सेंटेंस के सिंटैक्स में, सिमेंटिक्स में कहाँ गलती है, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका अच्छी तरह से। अगर कोई भी कहीं भी किसी सेंटेंस में, किसी भी कॉन्सेप्ट से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।